नमस्कार। आवाज खामोश को कैसे आप कहेंगे? खामोश कैसे होगा? ऑडियंस का रिस्पांस तो कुछ होना चाहिए सर। ऑडियंस तो पहले से ही है खामोश, यही तो खामोश हैं ये लोग। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अगर आपकी शुरुआत करनी है श्वेता और मारिया के साथ आज तक के इस खास प्रोग्राम में, तो शुरुआत कर सकता हूँ ये कहते हुए कि लम्हे लम्हे की सियासत में नज़र रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। इतने नादा भी नहीं हम कि भटक कर रह जाएं, कोई मंजिल ना सही राह गुजर रखते हैं। मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। इस कदर हमसे तगाफुल भी ना बरतो साहिब, डोंट पुश मी अगेंस्ट द वॉल। इस कदर हमसे तगाफुल भी ना बरतो साहिब, हम भी कुछ अपनी दुआओं में असर रखते हैं। वाह वाह, थैंक यू। मुझे लगता है कि इन पंक्तियों में आपने अपनी फिल्मी करियर से लेकर राजनीतिक करियर सब कुछ बांध दिया है। इसी में कोशिश की हमने। हाँ, इस सेशन का नाम है एक बिहारी सब पर भारी, और आपके सामने दो बिहारी हैं। बिल्कुल। श्वेता और हम दोनों बिहार से हैं, सेम कॉलेज और सेम स्कूल में पढ़े हैं, और आप हमारे लिए बहुत ही प्राउड बिहारी हैं, जिन्होंने हमेशा बिहारी बाबू बन करके हिंदुस्तान की सियासत में भी अपनी पहचान बनाई, और बॉलीवुड में तो आप चमकते रहे। पर एक चीज़ मुझे हमेशा रही, और मैंने आपको कई बार ये कहा कि बहुत समय तक ये वो दौर था जो उस दौर को भी प्रीडेट करता है, लोग जब अपनी क्षेत्रीय पहचान को छुपाया करते थे, पर शत्रुघ्न सिन्हा नहीं। आप हमेशा वही बागी, वही रिबेलियन जो आपकी आंखों में उस सिनेमा के पर्दे पर दिखता था, वही इरादा लेकर शत्रुघ्न सिन्हा निकले थे पटना से। इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हम लोगों के रोल मॉडल रहे सही मानों में स्ट्रगल किंग, किंग ऑफ सक्सेस, वो जिनका अभी निधन हुआ, हमारे बड़े भाई समान मित्र धर्मेंद्र, जिनको आज हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। और वो जब फिल्मों में आए, पंजाब के गांव से, सानीवाल गांव से, मैं उनके गांव भी गया था, उनके घर भी गया था देखने के लिए। और सानीवाल गांव से आकर जो बग़ैर किसी पहचान के, बग़ैर किसी जान पहचान के, बग़ैर किसी जुगाड़ के, सोर्स के, वो वहाँ आते हैं मुंबई में, और फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट में उनको जब भेजा जाता है कि फर्स्ट क्लास में आप आएँ और आपका सब खर्चा वर्चा हम बेयर करेंगे, डर के मारे वो थर्ड क्लास में आए कि कहीं खर्चा बेयर नहीं किया तो हमें भारी पड़ जाएगा। यानी ये सोच लेकर जो आदमी आया हो, स्ट्रगल करने की इतनी ज़बरदस्त मंशा और तमन्ना लेकर जो आया हो, और उसको ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया हो पहली बार में ही कि हमें फुटबॉलर की ज़रूरत नहीं है, हमें हीरो चाहिए, हीरो। उनका बिल्ड वैसा था, इसलिए बिल्ड उनको कहा कि अब तुम तो फुटबॉलर हो। और ये कहानी मैं किसी और के ज़ुबान से नहीं बता रहा हूँ, ये धर्म जी ने खुद हमें सुनाया था कि हमें कहा गया कि हमें फुटबॉलर की ज़रूरत नहीं है, हीरो चाहिए, हैंडसम, हैंडसम मैन विथ हैंडसम डीड। वो धर्मेंद्र जिनको एक ज़माने में एक साल उनको दुनिया के 10 सबसे हैंडसम लोगों में से माना गया, उनको फुटबॉलर कह के निकाल दिया गया बिगनिंग में। हालांकि फुटबॉलर होना बहुत फ़ख्र की बात है, कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन जिस अंदाज में कहा गया उनको, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उन्होंने अपने स्ट्रगल से वो मुकाम हासिल किया कि सही मानों में ड्रीम गर्ल जिसे भी कहा जाता हो, और सही कहा जाता है, लेकिन सही माने में ही मैन जो बने वो धर्म जी बने, और ही मैन के साथ साथ अगर उनको ड्रीम मैन कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि हर आदमी का यही सोच थी, हमारी भी यही सोच थी कि जब धर्म जी बन गए हैं
यहाँ पे तो मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। मेरे भी ख़ानदान में दूर दराज के रिश्तेदार का साया भी नहीं कोई फिल्मों में। मेरे भी, जैसा मारिया ने कहा, सियासत में, पॉलिटिक्स में दूर दराज के रिश्तेदार का साया भी नहीं पॉलिटिक्स में। कोई एमएलए नहीं, कोई काउंसलर नहीं, पार्षद नहीं, कुछ नहीं। और फिल्मों में कोई म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं, कोई जूनियर आर्टिस्ट भी नहीं ख़ानदान में। उस ख़ानदान में जहाँ सब भाइयों के आगे, 4 भाई हम, राम लखन भरत शत्रुघ्न, 3 भाइयों के आगे डॉक्टरेट का खिताब लगा, डॉक्टर राम सिन्हा, डॉक्टर लखन सिन्हा, डॉक्टर भरत सिन्हा। अब मैं तो कंपाउंडर बनने लायक नहीं था, बड़ी कोशिश की। अब एक ही लगन थी, एक ही चाह थी। एक दिन मैं देश का हेल्थ मिनिस्टर बन गया, वो अलग बात है, लेकिन डॉक्टरेट का खिताब नहीं हासिल कर सका। और FTII में किसी ने कहा कि जाओ अप्लाई करो, अप्लाई कर गया, वहाँ पहली बार सिलेक्शन हो गया। लेकिन सिलेक्शन होने के बाद ये तो डर लगा रहा कि आगे क्या करूँगा मैं, आगे कैसे। तो एक नाम आता था धर्मेंद्र का, कि धर्म जी जो हैं वो कर सकते हैं। तो उन्होंने युवा पीढ़ी को, यंगर जनरेशन को ये हौसला दी, हौसला अफजाई की हम लोगों की, कि आगे बढ़ो, सब ठीक होगा। अगर लगन है, अगर पैशन है, टैलेंट है, कॉन्फिडेंस है, कन्विक्शन है, डेडिकेशन है, डिवोशन है, तो शायद शायद नहीं, यकीनन मंजिल हासिल होगी। तो सच में हेल्प किया करते थे धर्म जी, जो कहा, जो गुड्डी फिल्म में भी दिखाते हैं ना, कि वो मतलब हालांकि फिल्म की पटकथा थी वो, लेकिन असलियत में भी कहते थे वैसे ही रहे हमेशा। बिल्कुल। मेरी जिंदगी में मैंने सबसे ज़्यादा मैं राज कपूर को मानता रहा, ये मैं दो राय नहीं है, पर राज कपूर बहुत सीनियर थे। आज तक उनके अलावा मैं किसी और को शोमैन मानता ही नहीं हूँ। हालांकि वो सुभाष घई बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत अच्छे मेरे फैमिली फ्रेंड हैं, उनके बाद कोई अगर शोमैन हुआ तो हमारे अपने सुभाष घई हुए। लेकिन राज कपूर से मैं इतना इंस्पायर्ड था, इतना इंस्पायर्ड था, और आज भी हूँ। राज कपूर का मैं दीवाना था, दीवाना हूँ और दीवाना रहूँगा, वो उसमें दो राय नहीं है। लेकिन धर्म जी के बारे में मारिया आपको बताऊं, और मेरी किताब में एनीथिंग बट खामोश जो मेरी बायोग्राफी है उसमें उसका जिक्र भी है। मैं FTII में था श्वेता, तो पहली बार मैंने धर्मेंद्र जी को ही देखा था, और धर्म जी वहाँ आए थे। एक और महान कलाकार थे देवेंद्र वर्मा, उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी अनुपमा की, पुणे में, और पुणे जो उस वक्त पूना था, वहाँ से वो आए थे FTII में। ऋषिकेश मुखर्जी जी ने भेजा था उनको, और आए तो मैं देख के गदगद हो गया, एकदम मंत्र मुग्ध हो गया कि धर्मेंद्र इतना खूबसूरत, गोरा चिट्टा, घने बाल उनके, और देख के, और मैंने कहा मैं बिहार का हूँ, पटना का हूँ, किसी तरह नज़दीक पहुँचो इनके और किसी तरह कुछ बात करो इनसे। अब बात करने की, आप लोग आज कहते हैं कि मैं कुछ थोड़ा बोल लेता हूँ या बातचीत में ठीक हूँ, उस वक्त कुछ आता ही नहीं था, कैसे बात करूँ, और ख़ासकर इतने बड़े सेलिब्रिटी से। तो मुझे आज तक याद है मैंने धर्म जी से क्या कहा। पहले तो उनको देखते ही मैंने कहा, जब नज़दीक पहुंच गया तो मैंने कहा कुछ बोलना चाहिए, कहा क्या बोलूं। तो मैंने कहा धर्म जी, सर आप बालों में कौन सा तेल लगाते हैं? उन्होंने मुझको यूं देखा, उन्होंने कहा मैं बालों में तेल नहीं लगाता हूँ। हम कहा ले, कहानी ही ख़त्म हो गई, शुरू होने से पहले ही कहानी ख़त्म हो गई। अब मैं समझ में नहीं और क्या करूँ मैं। ये धर्म जी के साथ फिर और थोड़ी देर बाद मैं फिर पहुँचा उनके पास, धक्कम धुक्की में स्टूडेंट्स लोग, छात्र लोग इतनी भीड़ लगाए हुए थे, वहाँ फिर पहुँचा, और फिर पहुँच के मैंने तीर मार ही दिया, तीर मैंने निकाल दिया, और मैंने कहा कि धर्म जी आप मुंबई में, बॉम्बे में रेस कोर्स में जाते हैं घोड़ा खेलने संडे को? आपकी तो उन्होंने जवाब देने काबिल भी नहीं समझा, सिर्फ मुड़ के देखा और कहा नहीं। मैंने कहा आगे कुछ बोलेंगे? कुछ नहीं कहा, नहीं। ये बातें मैं धर्म जी को याद दिलाता था। धर्म जी के साथ जब मैं काम करने लगा, बहुत सारी फिल्मों में काम किया, हम तो बहुत अंतरंग हो गए उनके। मेरा सौभाग्य था कि धर्म जी का बहुत प्यार मिलता था, बहुत साथ मिलता था। हम लोगों, कई लोग बेस्ट फ्रेंड कहने लगे, हमसे काफ़ी बड़े थे, बड़े भाई समान थे। लेकिन जब कई फिल्में की, और एक आध तो एकदम नायाब फिल्में की, जैसे दोस्त, आप बता दें कैसे जिया जाता है, कैसे जीते हैं भला, ये सब सुपर हिट गाना,
मैं उनके साथ बैठता था कई फिल्मों में और कई बार कहता था धर्म जी मुझको अपने आप को बिहार में कहते चिकोटी चूटी काटनी पड़ रही मुझे कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं वाकई आपके साथ काम कर रहा हूँ, आपके साथ बैठा हुआ। ऐसा होता था। ये मैं राज कपूर साहब को भी कहता था, उनके साथ मैं खान दोस्त में काम कर रहा था। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि धर्म जी जैसा इंसान, उनके बारे में आप कह सकते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे धर्मेंद्र। सर, एक सवाल हमेशा ये रहेगा कि आपने भी जो शुरुआत की, आपका जो करियर रहा है काफ़ी सालों का, आप कभी टाइप कास्ट नहीं हो पाए। आप विलन से शुरुआत की आपने, उसके बाद हीरो बने। ऐसा क्या था कि मूंछों वाला एक्टर या मूंछों वाला हीरो जो देखा फिल्म इंडस्ट्री ने? क्योंकि आपने धर्मेंद्र जी की लुक्स पर काफ़ी बात की है। नहीं, उनके पर्सनालिटी इन टोटलिटी, संपूर्ण व्यक्तित्व उनका बड़ा ज़बरदस्त था। बहुत काइंड थे, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग थे, अच्छे कलाकार तो थे ही। सही मायनों में अगर कहा जाए ही मैन और ड्रीम मैन के अलावा अगर कुछ कहा जाए तो मैं कह सकता हूँ कि धर्मेंद्र ही वो शख्सियत रहे जिनको हर आदमी, हर घर के, हर मिडिल क्लास के लिए उनके लिए दुआएं नहीं करता था, उनको याद करता था, उनसे आइडेंटिफाई करता था अपने आप को। धर्मेंद्र, चाहे उनकी जो भी हरकतें हों, यानी जो लोग बातें करते थे, सुनी सुनाई खबरें आती थी उनके रोमांस की या उनकी और कुछ बातों की, लोग समझते थे, मानते थे कि चलो बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। धर्म जी वैसे नहीं है, एकदम मिडिल क्लास के वो रहे, थ्रू आउट रहे, अपनी ऐसी पकड़ बनाई, ग्रिप ऐसी रही उनकी कि मैंने नहीं सुना है कि आज तक के एक बार, जैसे आप अभी टाइटल, एक बार किसी स्टेडियम में मैं जब बोल रहा था तो मैं बोलते बोलते कुछ ज़्यादा बोल गया हो सकता है, और मैंने कह दिया, और धर्म जी बाद में मैंने कोई वहाँ शेर भी पढ़ दिया, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के राही मासूम रज़ा साहब ने लिख के दिया था और पढ़ दिया, और कुछ कहा अगर हिंदी है हिंदू की, अगर उर्दू है मुस्लिम की, तो साफ कहता हूँ न हिंदी हूँ, न उर्दू हूँ, न हिंदू हूँ, न मुस्लिम हूँ। और मैंने इस पर ऐड कर दिया, कला है ज़िंदगी मेरी, कला का मैं पुजारी हूँ। यहाँ इसके बाद ऐड कर दिया मैंने, जो नहीं करना चाहिए था, कला है ज़िंदगी मेरी, कला का मैं पुजारी हूँ, तभी तो सब पे भारी हूँ। अब तभी तो सब पे भारी हूँ, एक नया लड़का, और वहाँ बोल रहा जहाँ धर्म जी वगैरह भी हों। धर्म जी मानते तो बहुत थे ब्रिबन स्टेडियम में। अब उसके बाद सब ने उनको लगाया कि साहब देखिए आप हैं यहाँ पर, एक कल का छोकरा, ये बिहारी, ये पटना से आया हुआ, ये कहता है मैं सब पे भारी हूँ। हालांकि मैंने शेर में तुकबंदी कर दी थी। वहाँ पे बुलाया, फिर मैं गए हॉराइजन होटल, वहाँ गए, बहुत गुस्सा, यानी मुझको इतना मानते थे वो कि मेरी जगह कोई और होता तो पिटाई हो गई होती। वो बार बार वो तेरी, और तू गाली भी नहीं दे पा रहे हैं, डांट भी नहीं पा रहे हैं ठीक से, मार भी नहीं, मार सकते नहीं थे, माने मार सकते थे, बड़े भाई थे, लेकिन उतना उनको ये आ रहा था, तूने किस तरह किया, क्यों किया, तू पारी है, और मैनू तू कहना है। अरे हम कह रहे हैं आपको नहीं कहा है धर्म जी, इतने सीधे बंदे हो आप, आपको नहीं कहा, मैंने ऐसी एक तुकबंदी कर दी थी। तो कहने का मतलब कि वो बहुत इमोशनल, सीधे साधे। फिर थोड़ी देर बाद लोगों ने भी समझाया, उन्होंने भी कहा, फिर आके गले लगा दिया। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बात ये ख़त्म हुई कि रात के 11:30-12 बजे ये करीब हुआ होगा। ये घटना बहुत पहले, 20-25 साल पहले। और उसके बाद नेक्स्ट डे, उस समय मोबाइल तो था नहीं, वो स्टूडियो गए नहीं काम पे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। जब तक फ़ोन पे मुझसे बात नहीं हो गई, उन्होंने सॉरी बोला। मैं सॉरी पुत्र देख, मैं बहक गया सीकल राती, मैं ज़्यादा, मैं छड़ दे माफ़ कर दे। अब ना बड़े आदमी, वो हमसे छोटे भाई से कह रहे हैं माफ़ कर दे, अपनापन बहुत रहता, बहुत अपनापन। मैं कहता हूँ जी बड़े बड़े स्टार्स हैं, मोस्ट सक्सेसफुल स्टार अगर आप हैं अभी तक, सबसे ज़्यादा फिल्में और सबसे ज़्यादा सुपर हिट्स अगर किसी की आई हैं तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, शायद धर्म जी की आई हैं। लेकिन धर्म जी की आदत थी, अपना PR वर्क वो उतना नहीं करते थे,
वो अपने इस मामले में नहीं होता था, उनकी ऑफिस नहीं लग बैठती थी कि अभी करके बात करो कि हमारी इतनी हो गई, हमने इतनी हिट दे दी हो, वो सब कुछ नहीं। बहुत इस मामले में तो पॉलिटिकल पिच की अगर हम बात करें, धर्म जी एक बार चुनाव लड़े और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स से एग्जिट किया। शत्रुघ्न सिन्हा अभी भी पॉलिटिकल पिच पे खेल रहे हैं। इस मामले में हो सकता है कुछ लोगों को मैंने भी इंस्पायर किया। शायद फिल्मों में सबसे पहले फिल्मों में सामाजिक जिम्मेदारी के तहत राजनीति में आया मैं था, और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में कोई कलाकार आया तो मैं था। सबसे ज़्यादा राजनीति में जो आज तक टिका रहा उतार चढ़ाव के बावजूद, ये छठा टर्म है। वो आज भी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने पॉलिटिक्स में जो रहा, आप कामयाब कहें, सेमी सक्सेसफुल कहें, सक्सेसफुल कहें, बट इतना लंबा रिकॉर्ड किसी का नहीं हुआ फिल्मों में। इसके पहले एक बहुत महान कलाकार, बहुत अच्छे इंसान थे, सुनील दत्त साहब, उनका था, वो उनसे भी ज़्यादा अभी हुआ। चूँकि दत्त साहब हमारे बीच में है नहीं, और बहुत अच्छे इंसान थे, मुझे बहुत इंस्पायर करते थे। और इसके बाद पहली बार फिल्म इंडस्ट्री से कोई फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर बना तो वो भी मैं रहा। अनफॉर्चुनेटली कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। तो मैं इस पे आना चाहता हूँ कि आपने कहा धर्म जी वो पॉलिटिक्स में आया और शायद कुछ लोगों की नज़रों में उतने उनको रुचि नहीं रही या छोड़ दिया उन्होंने। इसमें मैं कहूँगा हमारे लोगों का भी कसूर है। हमारे जिन लोगों ने उनको पार्टी में डाला और जिन लोगों ने कहा इलेक्शन के लिए उनको इस्तेमाल किया, चाहे कहा उनको, उनका भी हाथ। ये लोग फिल्म से अच्छे अच्छे लोगों को लाते हैं, उनको ब्रीफिंग नहीं देते ठीक से, उनको ठीक से बताते नहीं हैं। नहीं, आपसे कभी उन्होंने कन्फाइड किया कि क्यों पॉलिटिक्स में, मतलब एक चुनाव के आगे वो नहीं रहना चाहे? हालांकि उनके बेटे रहे। बेटे भी कितना, सनी देओल कितना अच्छा है लड़का, बहुत डैशिंग है, बहुत बढ़िया है, बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन जब आप लेकर आते हैं उनको तो सिर्फ जिताने के लिए, चुनाव के लिए बस इस्तेमाल कीजिए ना। हमारे अपने लोग हैं जो लोग लेकर आए, मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको मेरे वक्त में तो मुझे टीचर मिले। मुझे लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हमें ट्रेनिंग के लिए दिया है। यहाँ पे बहुत बड़े, आप जानते होंगे सब कोई, दिल्ली का टाइगर कहा जाता था उनको, मदन लाल खुराना जी, उनके हवाले किया गया मुझे कि ये इनकी ट्रेनिंग करो। उसके बाद बिहार में बहुत ही बढ़िया इंसान थे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे कैलाशपति मिश्रा जी, स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी, उनके हवाले किया गया। यहाँ से ट्रेनिंग मिली धीरे। फिर हमें तो मेरे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड और गुरु, अल्टीमेट लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी, हमेशा उनका छत्र छाया रहा, हमेशा उनकी गाइडेंस रही। तो ये लोग रहे, इनका बहुत साथ रहा। अटल जी से इतना सानिध्य, इतना प्यार था, इतनी नज़दीकियाँ थी, बहुत कुछ सीखने को मिलता रहा। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को जब लेकर आते हैं, और भी हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, कई लोगों को लेकर आए हैं आप। अरे लाए हैं तो उनको थोड़ा बताइए तो सही, उनको कहिए तो सही देश कब आज़ाद हुआ था। कम से कम इतना तो बताइए कि 2014 में आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ाद कब हुआ था, इतना तो बताइए उनको। ट्रेनिंग तो जी, फिर कैसे बात करनी है, कैसे ये करना चाहिए। सनी देओल ही बहुत अच्छा है, चले गए। शायद कुछ लोग कहते हैं, लोग तंग होकर गए कि एक बार आप तो ले आते हैं। हेमा जी कितनी अच्छी हैं, कितनी सीनियर है, कितना है वो। अभी उनको भी मुझे लगता है जो स्थान उनको हासिल करना चाहिए था, जो स्थान मिलना चाहिए था, वो स्थान उनको नहीं मिला अभी तक। उसमें थोड़ा हमारा भी कसूर होगा, थोड़ा उनका भी होगा, थोड़ा समाज का यानी, और थोड़ा सा पार्टी के लोगों का भी होगा। संभालना चाहिए। आपके पास आपके भरोसे लोग आ रहे हैं, करना चाहिए। धर्म जी आए थे, धर्म जी को अपने बीकानेर भेज दिया, बीकानेर भेजा, वहाँ कितना तगड़े मार्जिन से जीत कर आए। तो उनको बोलना चाहिए था, उनको थोड़ा सा हफ्ते में एक आध बार बैठ करनी चाहिए थी, समझाना चाहिए था, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे करो। खैर, बहरहाल आपने धर्मेंद्र जी पर बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ था।
आज तक इस कार्यक्रम में निकालने का और कहने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आज एक तरह से मतलब आपकी बातों के साथ हम एक ऐसे ग्रेट न केवल एक्टर बल्कि एक आदमी को याद कर रहे हैं। आप उनकी सबसे पसंदीदा फिल्म मतलब आपकी कौन सी है जिसमें आप धर्म जी को मतलब देख के झूम उठते थे? बहुत सारी हैं। जब मैं स्कूल में था तो शायद देखी थी मैंने फिल्म बंदनी, वो बिमल रॉय जी की बंदनी देखी थी। ऋषिकेश मुखर्जी की, हाँ, कमाल की थी। श्वेता आपने देखी होगी। फिर सत्यकाम थी ऋषिकेश मुखर्जी की। एक फिल्म उनकी नहीं देख पाया हूँ, लेकिन लोग कहते हैं गजब का काम किया था उन्होंने। और लेकिन उसका टीवी पे आप लोगों के पास देखता हूँ, कभी शॉर्ट्स देखता हूँ, चुपके चुपके। वो और हमारे दोस्त अमिताभ बच्चन दोनों थे उसमें, और वो गजब की फिल्म थी चुपके चुपके। शोले मैंने नहीं देखी है। दो एक फिल्में जो है मैं समझो अपने पश्चाताप के लिए, चाहे अपनी गलतियों के लिए, चाहे अपनी मजबूरी के लिए जो नहीं कर सका मैं शोले, वो लोग बहुत चाहते थे मैं करूं, और मैं नहीं। जो रमेश सिप्पी ने अपने किताब में भी लिखा है कि शत्रुघ्न सिन्हा को चाहते थे वो। उसी तरह दीवार नहीं कर सका, दीवार हमारे पास हमारे लिखी गई थी। तो उसका ये नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि वो किया, देश के एक महान कलाकार ने किया, नेशनल आइकॉन ने किया, अमिताभ बच्चन ने किया, और उसको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला शोले से। अब मेरा दोस्त है, संघर्ष के दिनों के साथी हैं हम लोग, तो हमें बहुत खुशी हुई इस बात की। लेकिन मुझे इस बात का ये है कि जजमेंट के एरर बोलो क्या कहे कि नहीं कर सका, मजबूरियाँ थी, मेरी डेट्स की प्रॉब्लम थी। मैं उस समय कई फिल्मों में काम कर रहा था और डेट्स हम संभाल नहीं पा रहे थे, कैसे दें इनको खुले डेट्स चाहिए थे, मैं खुला दे नहीं सकता था। तो मैंने कहा पश्चाताप में ही हुआ। और सलीम जावेद मेरे बड़े अच्छे दोस्त, और ख़ासकर सलीम साहब, सलमान के वालिद साहब बहुत ही अच्छे, मेरे कल परसों भी मेरे साथ थे वो। तो उनकी वजह से मैंने कई फिल्में की, जिसमें काला पत्थर भी की। लेकिन ये फिल्म ने दो नहीं कर इसलिए देखी नहीं मैंने। गुस्से में कहो नहीं देखी, या पश्चाताप में नहीं देखी मैंने। शोले नहीं देखी है, दीवार नहीं देखी है। लेकिन और एक और फिल्म थी शक्ति, जो दिलीप साहब की और अमिताभ की थी, वो भी नहीं देखी। वो सब्जेक्ट मेरे पास था। शिवाजी गणेशन जो बहुत ग्रेट आर्टिस्ट थे, उन्होंने हमें प्ले दिखाया था चेन्नई में, जो उस वक्त मद्रास था, तंगा पद्दकम यानी गोल्ड मेडल, जिस पे बनी थी शक्ति फिल्म। उन्होंने कहा ये सब्जेक्ट तुम ले जाओ, तुम करोगे अच्छा लगेगा। बहरहाल वो कहानी अलग है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि धर्म जी का आपने पूछा, धर्म जी की वो भी फिल्म में बहुत अच्छी लगी, जो हमारा भी काम लोगों को बहुत अच्छा लगा और धर्म जी का भी काम लोगों को बहुत अच्छा लगा। दोस्त देखी थी? कभी कभी तो तारीफ कर दिया करो। हमने तो शुरुआत ही आपकी तारीफ से की। और मारिया, एक और चीज मुझे लगती है ना कि ये वो दौर था जहां पर डायलॉग्स में जान फूंक देते थे ये एक्टर। चाहे हम धर्म जी की बात कर रहे हैं, चाहे शत्रु जी की बात कर रहे हैं, वो डायलॉग्स हम लोग आज भी आम बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। वो आज भी आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे मीम्स बनते हैं आपके कहे हुए डायलॉग्स के। तो क्या वो शत्रुघ्न सिन्हा जो धर्मेंद्र को आइडलाइज कर रहा था, वो कभी धीरे से चुपके से अकेले में धर्म जी की कोई डायलॉग बोला करता था? नहीं, मैं जितना मैं तंग करता था, मेरी वाइफ कहती हैं, श्रीमती पूनम सिन्हा कहती हैं कि आप अकेले वाहिद इंसान होंगे जो धर्म जी को यू कैन गेट अवे विद मर्डर। क्या क्या नहीं मैं उनको बोल जाता। ही वाज सो अफेक्शनेट टुवर्ड्स मी। हम लोग इतनी अच्छी दोस्ती थी। तो छेड़छाड़ में तो मैं उनको, और सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ छेड़छाड़ में। और एक बात बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि धर्म जी का भी सेंस ऑफ ह्यूमर और जोक कहने का अंदाज जो था, वो शायद अच्छों में नहीं होगा। सेंस ऑफ ह्यूमर जो है अमिताभ बच्चन में, वो गजब का है। उसी तरह से धर्म जी के अंदर, और धर्म जी की और मेरी अच्छी क्षमती थी बहुत, क्योंकि हमने कई फिल्में साथ की, बहुत अच्छी दोस्ती रही। उनकी कोई फिल्म होती थी तो कहते इसमें मेरा होना ज़रूरी है, और उनका आदेश में अध्यादेश मानता था। वो कहते तो थे डायरेक्टर को बोला जाता था कि साथ में काम करना है, या प्रोड्यूसर को ये बोला जाता था उनके तरफ से? नहीं, उनकी तरफ से उनकी अपनी फिल्म होती थी, तो चाहते थे उस फिल्म में मैं उसका पार्ट बनूं, गेस्ट आर्टिस्ट। उनकी फिल्में जी हर जो फिल्में बनाई हैं उन्होंने, इंक्लूडिंग उनके दोस्त ने बनाई थी, बलदेव खोसा ने मिलके एक बड़ी सुपरहिट ज़बरदस्त फिल्म हुई,
और जिसका मुझको बहुत बेनिफिट भी मिला, पुत जट्टा दे। पुत जट्टा दे पंजाबी फिल्म थी और उनके कहने पे तो भी उन्होंने भी किया था। और बलदेव खुसा हमारे क्लास फेलो हमारे से FTIA में हमारे साथ थे, तो वो बना रहे थे। वो पिक्चर तो इतनी बड़ी सुपर हिट हुई कि एक किस्सा बता दूंगा। कभी कभी पिक्चर से आपकी शोहरत तो होती है, तो कभी कभी पिक्चर आपके जान बचाने के काम भी आती है। मेरी ज़िंदगी में ऐसी घटना कभी नहीं घटी कि एक बार हमारी कोई फ्रेंड थी जिनके यहाँ खाना खाने न्यूयॉर्क में गया था और मैं रेडिसन होटल में कहीं ठहरा हुआ था न्यूयॉर्क में, और वो कहें कि उन्होंने कहा कि मैं छोड़ देती हूँ तुमको। उस समय बहुत मगिंग का दौर था न्यूयॉर्क में, सन्नाटा था, रात के करीब 1 बजे के। और वो आते आते उन्होंने कहा मैं यहाँ उतार देती हूँ तुमको, ये जगह से चले जाओगे, वो है रेडिसन होटल। हमने कहा चला जाऊँगा। उतर गया और मेरे साथ शॉपिंग का बहुत सामान था, यानी सारा मटेरियल था मगिंग के लिए। शॉपिंग का सामान था, मैं अकेला था, एक लंबा आदमी 6 फुट 2 इंच का, अकेले रास्ते में, सन्नाटे रास्ते में खड़ा हूँ। और अचानक मैंने सामने एक सुपरडेंट था वहाँ पे, उससे पूछा कि रेडिसन कहाँ। वो गाड़ी चली गई और तब मैंने महसूस किया कि रेडिसन होटल है ही नहीं, वहाँ तो सब बड़ी बिल्डिंग एक तरह लगती है। और उसके बाद मैं तो परेशान हो गया। हमने कहा अभी हुआ, आज ये आखिरी, आज कत्ल की रात है, आज कुछ हो जाएगा, आज हो जाएगा। और मैं एक देखा, एक ब्लैक आदमी था सामने, उससे मैंने कहा कि सर विच साइड इज द रेडिसन। उन्होंने गेट लॉस्ट, उसने कहा गेट लॉस्ट। अरे ये तो डांट दिया इसने मेरे को, अब अकेला था मैं क्या करता। 10-15 साल पहले की बात है। और उसके बाद अचानक एक गाड़ी आई रात के करीब 2 बजे, सन्नाटा, और मैं मौत का इंतज़ार कर रहा था कि अब कुछ हुआ। इतना सामान मेरे साथ, और एक गाड़ी गई आगे, गाड़ी गई वहाँ से, और वहाँ ब्रेक लगा और हमने कहा आ गए, मौत का इंतज़ार कर रहा था, आ गई मौत। और गाड़ी पूरा चें 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 करते पीछे लौट कर आई गाड़ी, और गाड़ी से एक आवाज़ आई, पुत जट्टा दे, ए पुत जट्टा दे, 1 मिनट ठहरा। वहीं पर उसने कहा रुको, और रुक के उसने रेडियो किया। उसने कहा कहाँ फंस गए तुसी, मर जाओगे, क्यों रे तुसी इत्थे, कमाल है। और उसने करके 1 मिनट रेडियो किया और 125-30 गाड़ियाँ आ गई वहाँ पे, सब हमारे पंजाब के लोग, हमारे सिख ब्रदर्स। ऐसा लिया और उन्होंने ले के आया और घेर लिया ऐसे कर, गाड़ी घुमाते हुए। कहता घबराना में कुछ नहीं होगा, ये बहुत ख़तरनाक एरिया है, हमने आपको देख लिया, पुत जट्टा दे। और साहब मुझको होटल तक छोड़ते आए। मैंने कितना ऑफ़र दिया उनको कि आप लोग आए हों, ये रख लीजिए। कहता ना जी ना, तुसी साडे हीरो, तुसी साडे पुत जट्टा दे, नहीं जी नहीं। और करके वहाँ पे मैं, उसके बाद उनकी शक्ल नहीं देखी हमने। द वंडरफुल पीपल, और ख़ासकर पंजाब के हमारे सिख ब्रदर्स थे वहाँ पे। फिल्में यूनाइट करती हैं। हाँ, फिल्में यूनाइट करती हैं लोगों को। कई बार हाँ यूनाइट करती है ना, बिल्कुल। मैं ये कांड आज तक भूल नहीं सकता, ये घटना नहीं भूल सकता। बहुत ही खूबसूरत आपने कहानी सुनाई हमें। सर आपने कोशिश किया आने की, हमारे मंच को आपने इतना खूबसूरत बनाया अपनी बातों से। शत्रुघ्न सिन्हा अपने खुद के इतने लंबे सफ़र को कैसे देखते हैं, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, सब जगह? लेजेंड जो होते हैं ना, जैसे आप लेजेंड हैं, तो लेजेंड अपने करियर को कैसे डिफाइन करते हैं? नहीं, उतार चढ़ाव, संघर्ष, ये ज़िंदगी का। मैं ये आजकल मेरा सुना कुछ वायरल हुआ है, ये तो बहुत सही उतरा है मुझ पे, और आज तक के मन से मैं अगर दोहरा दूं तो अच्छा रहेगा, ख़ासकर यंगर जनरेशन के लिए। किसी बड़े अच्छे लोगों ने कहा था, अच्छे लोग ने कहा था, विद्वान ने, कि किसी भी संघर्ष को या किसी भी प्रारंभ को या किसी भी आंदोलन को समापन तक लाने से पहले आपको 4 दौर से गुजरना ही पड़ेगा। चाहे पॉलिटिक्स हो, फिल्म हो, बिजनेस हो, पत्रकारिता हो, आपको 4 दौर से गुजरना ही पड़ेगा। पहला दौर आप डिसाइड करेंगे कुछ करना है या नया कुछ करना है, तो पहला दौर होगा उपहास। दे विल मेक फन ऑफ यू। आप कहेंगे मुझे नेता बनना है, मुझे संगीतकार बनना है,
मुझे कलाकार बनना है, तो कहेंगे आप कलाकार बनेंगे? आप बनेंगे कलाकार, आप नेता बनेंगे? पहले आपका मजाक उड़ाएंगे लोग। पहला दौर होगा उपहास। उपहास को भी अगर पार कर लिया आपने, अगर आपके अंदर कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस है, तो फिर दूसरा दौर होगा आपका उपेक्षा। आपको इग्नोर करेंगे, कहेंगे बहुत ज़्यादा बकबक करता है, इसको कलाकार बनना है, इसको पत्रकार बनना है, ये साहब अरुण शौरी बनेंगे, ये फलाने बनेंगे, तो इनको तो ये करो, मजाक उड़ाएंगे आपका। तो पहला उपहास, दूसरा उपेक्षा। इससे भी अगर आप निकले, आपका पैशन जो है आपको जोर दे रहा है कि आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ोगे तो उपहास उपेक्षा के बाद तीसरा दौर होगा तिरस्कार, कंटेम्प्ट। गालियां देंगे, अपमान करेंगे। आपने किसी से कुछ नहीं मांगा है, आप किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं, बट आपका इतना वो लोग तिरस्कार करेंगे, इतना कंटेम्प्ट, इतना आपका अपमान करेंगे कि आप कहेंगे कि ये कहाँ कैसे। लेकिन उसके वो भी आपके इम्तहान की घड़ी होगी। उससे भी अगर आप आगे बढ़ते गए, तब फिर उपहास, उपेक्षा, तिरस्कार, तो चौथा होगा दमन। दमन, गन पावर, गुन पावर, मनी पावर, मसल पावर। बंद कर दो, टांगे तोड़ दो, ये क्या बनना चाहती है, ये क्या बनना चाहता है, खास निकले, कोई निगरानी करो, बाहर न जाए इसको। तो पहला उपहास, दूसरा उपेक्षा, तीसरा तिरस्कार, चौथा दमन। और इन चारों को अगर आपने पार कर लिया, पैशन है, कॉन्फिडेंस है, कन्विक्शन है, डिवोशन है, डेडिकेशन है और टैलेंट का तड़का है, तो सम्मान 4 दौर के बाद अवश्य आपके कदम चूमेगा, ये ना भूलें। लेजेंड से हमने ये सीख ली है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस ऑफ यू। थैंक यू श्वेता, थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक्स अ लॉट। आप सब लोगों को आपको एक छोटा सा कष्ट और देंगे सर। 2026 के लिए आपका कोई भी एजेंडा अपने लिए, अपने करियर के लिए, का एजेंडा 26 का एजेंडा पूछा है। बस अभी फिलहाल इतना ही कह सकता हूँ कि 26 में आप तमाम लोगों के सहयोग से और आशीर्वाद से मेरी बायोग्राफी, मेरे ऊपर फिल्म बन रही है और वो डायरेक्ट वही करेंगे। ITA के जो चेयरमैन हैं शशि रंजन, वही कर रहे हैं। उन्होंने बनाया था रोशन पे फिल्म, अब उसके बाद मुझ पे बन रही है फिल्म, और यही एजेंडा हमारा। और आप लोगों का सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। वाह, ये देखिए पीछे आ गए। आ भी हैं? यस। खामोश। तारीख क्या आ यार? थैंक यू सर। ऐसे ही रखो, हिट एंड फिट रखो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच।